ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो है, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। देश है वीर जवानों का, इस देश का यारो क्या कहना। आज सबसे पहले मैं स्टूडियो में मौजूद आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि वंदे मातरम के उद्घोष के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करी जाए। वंदे वंदे। और इस वंदे मातरम के उद्घोष के साथ आजादी के इस अमृतकाल के विशेष एडिशन में आप सभी का अभिनंदन है। और आज हम सब प्रण करते हैं कि देश के बारे में सोचेंगे भी और कुछ करेंगे भी। एक दौर था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, कोहिनूर हमारे पास था। जीडीपी के मामले में भारत दुनिया के हर देश पर भारी पड़ जाता था। लेकिन इसके बाद मुगलों ने भारत को खूब लूटा, अंग्रेजों ने भारत का पर राज किया, भारत को लूटा। जानी मानी अर्थशास्त्री उत्सव पटनायक का दावा है कि अंग्रेजों ने भारत से करीब 45 ट्रिलियन डॉलर की लूट की। लेकिन करीब 200 साल के संघर्ष के बाद भारत आजाद हुआ। और जब हम आजादी के अमृत काल में यानी 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, इसलिए आज यह संवाद बेहद आवश्यक है कि 75 साल के बाद देश का हाल कैसा है, भारत के कितने सपने पूरे हुए, आजादी के इस सफर में हम कहां से कहां तक पहुंचे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक भारत कितना बदल गया, हमारी चुनौतियां क्या है यानी चैलेंजेस क्या है, हमारी ताकत क्या है यानी हमारी मजबूती क्या है, हमारी कमजोरी क्या है। इन तमाम मुद्दों पर आज आजादी के अमृत काल में सबसे बड़ा मंथन, सबसे बड़ा चिंतन होगा। और हमारे साथ नेता भी होंगे, देश की जनता भी होगी, और आज इसी पर होगा सबसे बड़ा पब्लिक शो 75 साल कितना दूर स्वर्णकाल। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अगस्त 1947 वो तारीख जब भारत नई उम्मीदों और नए सपनों के साथ आजाद हुआ। और आज हम आजादी की डायमंड जुबली यानी 75वें साल का जश्न मना रहे हैं। ऐसे में ये चर्चा जरूरी है कि कितने ख्वाब पूरे हुए और कितनी चुनौतियां बाकी हैं। हमारे देश में आज भी स्वयं प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। आशंका है कि 2023 तक भारत की आबादी चीन से ज्यादा हो जाएगी। लेकिन इस चुनौती से निपटने की बारी आती तो मुद्दा मजहबी पेंच में उलझ जाता है। कहा जाता है कि आबादी कंट्रोल करने के बहाने एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन चुनौती सिर्फ आबादी की नहीं। हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। तो चीन और पाकिस्तान ये दो ऐसे पड़ोसी हैं जिन्होंने भारत के साथ हमेशा विश्वासघात किया है। लेकिन पाकिस्तान के दो टुकड़े करने को लेकर गलवान और डोकलाम में चीन को सबक सिखाने तक भारत ने इन दोनों देशों को कई बार धूल चटाई। लेकिन चुनौती सिर्फ इतनी भर नहीं। एक तरफ नेगेटिव एजेंडा है जिसमें भय का माहौल से लेकर इंटॉलरेंस और अल्पसंख्यक खतरे जैसे तमाम फर्जी मुद्दे थोपने की कोशिश होती है। और इन सब के बीच मुद्दा अर्थव्यवस्था का भी। तो आज आजादी के अमृत पर्व के बीच जनता के साथ इन तमाम मुद्दों पर सार्थक संवाद होगा कि 75 साल के बाद देश का क्या हाल है। इसी पर होगा सबसे बड़ा मंत्र 75 साल कितना दूर स्वर्णकाल। वंदे मातरम, वंदे
तेरे जैसा कोई नहीं है, 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, शानदार। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और आजादी के इस अमृत काल में कितना दूर हमारा स्वर्ण काल है, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं जोरदार तालियों के साथ या फिर आज म्यूजिक के साथ भी अभिनंदन करते हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं बीजेपी के प्रवक्ता और सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का। अभिनंदन करते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम का, कांग्रेस पार्टी के स्टार नेता, प्रवक्ता, नेता, उनका अभिनंदन है। उसके साथ साथ अब अभिनंदन करते हैं कलीमुल हाफिज का, अध्यक्ष दिल्ली AIMM के, उनका भी अभिनंदन है। और अनामिका जैन अंबर का हम अभिनंदन करते हैं, जानी मानी कवि हैं और साथ ही साथ सोशल थिंकर भी हैं। आपका भी स्वागत है, आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं सब मेहमानों का। वंदे मातरम से शुरुआत करते हैं, लेकिन आज हमने इसको 4 भागों में बांटा है। पहला भाग है कि बढ़ती आबादी हमारे देश के लिए बड़ा चैलेंज है, बड़ी चिंता की बात है। मैं 40-40 सेकंड में, 50-50 सेकंड में आप सबसे इस पर अपने व्यूज रखने को बोलता हूं। ऐसा क्यों लगता है सुधांशु त्रिवेदी, जब बीजेपी कहती है कि हम आबादी का जिक्र करना चाहते हैं, बढ़ती हुई आबादी देश के लिए चिंता की बात है, लेकिन आप एक कम्युनिटी को टारगेट कर देते हैं। ये दुखद बात है कि जनसंख्या नियंत्रण जैसा विषय भी यदि किसी को सांप्रदायिक लगने लगे तो मेरे विचार से इससे अधिक दुखद बात नहीं हो सकती। यदि कोई यह कहे कि जनसंख्या बढ़ाना मेरा अधिकार है और जनसंख्या पर नियंत्रण करने पे किसको समस्या है बताइए? पारसियों को समस्या है क्या? जैनों को समस्या है क्या? सिखों को समस्या है क्या? क्रिश्चियंस को समस्या है क्या? एक दिखाइए, किसको समस्या है? किसी माइनॉरिटी को समस्या नहीं है। पे सवाल केवल माइनॉरिटी में जो प्रचंड मेजॉरिटी है उसी को समस्या है। जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम, आपके गुजरात के नेता ने बोला हमारे साथ तो इतना बुरा हुआ, हम पॉलिटिक्स में इस कदर नीचे आ गए, लेकिन फिर भी हमने उनका साथ नहीं छोड़ा, अब आपको हमारा साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यानी आपने यहां पर अल्पसंख्यकों की बात करी। उन्होंने बोला कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कह दिया था कि मुस्लिम्स हैव फर्स्ट राइट ओवर एवरीथिंग। क्या आपको लगता है कि महत्वपूर्ण है आबादी की बात करना? और क्या कांग्रेस पार्टी के की चर्चा में यह विषय है जनसंख्या? और देखिए अमीश देवगन, आज ना हिंदू की बात करनी है ना मुसलमान की बात करनी है। आज ना हिंदू की बात करनी है ना मुसलमान की बात करनी है। ये आज़ादी का महोत्सव है सुधांशु जी, आज हिंदुस्तान की बात करनी है। बहुत बढ़िया। और जनसंख्या हिंदुस्तान की दिक्कत है। अमीश देवगन, जहाँ तक जनसंख्या यानी पॉपुलेशन कंट्रोल का सवाल है, तो ये चिंतन सबसे पहले बढ़ती हुई आबादी को देख करके इंदिरा गांधी जी के दिमाग में आया। संजय गांधी ने सपना देखा, हो सकता है कि उनके उस सपने को जब पूरा करने के लिए उस योजना को क्रियान्वयन किया जा रहा था तो उसमें कुछ चूक हुई, लेकिन जनसंख्या जो बढ़ रही है इसको धर्म के चश्मे से ना देखते हुए मैं आपके चैनल से और आप जैसे बड़े पत्रकार के समक्ष तमाम देश की जनता को साक्षी रखते हुए कहना चाहता हूं कि सुधांशु त्रिवेदी जी, बीजेपी और बीजेपी की सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए, हम लोग उसका समर्थन करेंगे। बहुत अच्छी बात है। आप साथ हैं? आपको लगता है आजादी के इस अमृत काल में जनसंख्या की बात होनी चाहिए? यकीनन बात जनसंख्या की क्या, बात हर मुद्दे की होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले मैं अपने देशवासियों को इस 75वें यौमे आज़ादी की दिली मुबारकबाद पेश करता हूं और एक शेर के साथ मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि वतन की पासबानी जानो ईमा से भी अफजल है, वतन की
पासबानी जान व ईमा से भी अफजल है, मैं अपने मुल्क की खातिर कफन अपने साथ रखता हूँ। तो ये है हमारी देशभक्ति और इस देश के तय जो हमारी जिम्मेदारी है, उसमें एक जिम्मेदारी में जनसंख्या आती है। जनसंख्या को धार्मिक चश्मे से देखने का गुनाह भारतीय जनता पार्टी करती है। जब उससे संसद में पूछा जाता है, उसी पार्टी के एक प्राइवेट मेंबर बिल लाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उस पर स्वास्थ्य मंत्री जवाब देते हैं कि हमें अब जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाने की जरूरत नहीं है। वही एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार देती है कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएं। लेकिन उसी सरकार का नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे ये कहता है कि जिस राज्य में जितनी गरीबी है या जितनी मृत्यु दर ज्यादा है, वहां पे उतनी ही प्रजनन दर ज्यादा है। जैसे बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं सबसे कम है, इसलिए बिहार की प्रजनन दर सबसे ज्यादा है। और चौंकाने वाला वो तथ्य यह भी बताता है कि जहां जहां मुस्लिम ज्यादा आबादी है, चाहे कश्मीर हो, केरल हो, अंडमान निकोबार हो, सॉरी लक्षद्वीप हो, वहां की जो नेशनल प्रजनन दर, उनकी जो प्रजनन दर है वो 1.4 है, या और ज्यादा आबादी वाले चाहे बंगाल हो, आसाम हो, उनकी भी प्रजनन दर नेशनल एवरेज प्रजनन दर से कम है। तो सवाल यहां हिंदू मुस्लिम का नहीं है, यहां सवाल है कि जहां पे शिक्षा है, जहां गरीबी है, जहां स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, वहां की जनसंख्या ज्यादा है। सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर उसे जनसंख्या नियंत्रण करनी है तो उसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, मैंने 50 सेकंड की टाइम लिमिट लगाई थी, आपने 2.5 मिनट ले लिया। अनामिका जी, मैं आपका रुख करता हूं। जनसंख्या हमारी समस्या है, लेकिन आपको तो कुछ सुनाना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल। उससे पहले बस मैं इतना ही कहूंगी, मैंने अभी आप सबको सुना भी है। होता क्या है, जब भी किसी बीमारी को ठीक करना होता है तो उस रोग के जड़ तक जाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ वहाँ की सारी बातें निकालने से अच्छा हो कि हम उस जड़ तक पहुँचे। और आपने कहा है कि सुनाना ज़रूरी है, तो मैं इसी बात का उत्तर मेरी पंक्तियों से देती हूँ कि छीना झपटी लूट मार की ही आदी हो जाती है। भीड़ अगर ज्यादा हो तो फिर उन्मादी हो जाती है, और भूख गरीबी बेकारी की जड़ को खोदा तो पाया, हद से ज्यादा आबादी भी बर्बादी हो जाती है। बहुत बढ़िया, हद से ज्यादा। लेकिन एक और बात मैं यहाँ कहूंगी, और आपको कहीं इशारे में मेरी इस बात से वो उत्तर मिल जाए जो यहाँ चर्चा चल रही थी, तो आपको लगेगा कि हाँ, अनामिका ने बात को समझा भी और जाना भी है। तब मैं एक बात कहूंगी कि अनुदान हमारे कर से लेकर काम कराएं बंद करो, वोट बैंक के नाम पे पलती सभी प्रथाएं बंद करो, और परिवार नियोजित हो जिनके बस वही पात्र अधिकारी हो, 2 बच्चों से ज्यादा वालों की सुविधाएं बंद करो। ये बात मेरी रखती थी। तो अगर ऐसी सुविधाएं बंद होंगी तो देश में कई लोगों के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन मैं आने वाले समय में आने वाले लेकिन सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ है और ऑडियंस भी है। और सुधांशु त्रिवेदी, घुमा फिरा कर आप पर आ जाती है। कलीमुल हाफिज साहब ने बोला कि आप लोग जो है वो धर्म के चश्मे से देख लेते हैं। देखिए, कलीमुल हाफिज साहब ने जो भी बोला, तो मैं तो सिर्फ फैक्ट बोलता हूं। जब हम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो 1947 में भारत में, अब जब उन्होंने कहा तो प्रश्न उठाना ही पड़ेगा, हिंदुओं की आबादी थी 85%। 2011 की जनगणना के अनुसार 79.8 हो गई। मुस्लिम आबादी 9% थी, वो 2011 की जनगणना के अनुसार 15% हो गई। अब प्रजनन दर कम थी तो ये बढ़ कैसे गई, ये लॉजिक समझ में नहीं आता है। इसलिए जो उन्होंने बात कही है वो आंकड़ों के हिसाब से तो सही नहीं उठती है। फिर मैंने दूसरी बात, एक और बात जानते क्या है, एक जहनियत दिमाग में बैठी। उन्होंने कहा कि पढ़ाई लिखाई जहां पे, बिल्कुल सही बात है। अरे बताइए, खाली पढ़ने से सब कुछ हो जाता है क्या? ये अफजल गुरु तो डॉक्टरेट था, याकूब मेनन सीए था, बुरहान वानी तो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर का जानकार था, और ओसामा बिन लादेन अरबपति था। तो पढ़ाई लिखाई और कमाई से नहीं होता, विचार से होता। और ये कहां समस्या आई, मैं ये भी बताना चाहता हूं। देखिए, यह देश से स्वतंत्र होने से जनसंख्या को धर्म के चश्मे से देखना जायज है? मैं इसीलिए कह रहा हूं, बिल्कुल जायज नहीं है। पर अफसोस बता रहा हूं क्यों हुआ। अरे भाई, जो अभी आपने बोला, आप ही के नेता कहते हैं कि एक तबके की आबादी अनकंट्रोल्ड हो रही है। यही तो कह रहा हूं, एक ही तबके को क्यों प्रॉब्लम हो रही है, किसी माइनॉरिटी को प्रॉब्लम नहीं हुई है। जी जी, एक लाइन नहीं, मगर एक लाइन। ये जो एक जहनियत बैठ गई ना, जो पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था कि भाई माइनॉरिटी का फर्स्ट राइट है, मुस्लिम्स का पहला राइट है। जनाब, ये कहने से राइट नहीं मिलता। राइट पहला जानते क्या होता, बताइए? इस देश की 2 सबसे बड़ी एयरलाइंस किसकी? एयर इंडिया और विस्तारा, माइनॉरिटी। इस देश का पहला एटॉमिक साइंटिस्ट कौन? होमी जहांगीर भाभा, माइनॉरिटी। इस देश का पहला फील्ड मार्शल कौन? सैम मानेकशॉ, माइनॉरिटी।
इस देश में 71 की लड़ाई में जब जिन्होंने जाके ढाका के ऊपर पैराशूटर्स को लीड किया, जनरल जे जैकब, माइनॉरिटी। ये बताइए, दूसरा इसरो का साइंटिस्ट विक्रम साराभाई, माइनॉरिटी, जैन थे। अरे भाई, माइनॉरिटी कहने से नहीं, आप फर्स्ट आकर खड़े होइए, दुनिया मानती है कि आप सबसे फर्स्ट पॉइंट है। आप इस जहनियत में रह जाइए, तो सही रह जाएंगे। काबिलियत रखिए, एक मिनट, एक लाइन काबिलियत रखिए। देखिए, और एक लाइन सर, भारत के मिसाइल प्रोग्राम का जनक कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मगर उसको मानने को तैयार नहीं। मैं आपको एक सेकुलर नेता बताइए जो डॉक्टर कलाम के बारे में आपने विक्रम सेकुलर नेता, आपने इस देश के इतने वीर सपूतों का नाम लिया है, उसके लिए जोरदार तालियां। इतने वीर सपूतों का नाम लिया है जिन्होंने मां भारती की सेवा के लिए सर्वोच्च निशावर कर दिया है। आप मुझे बताइए, आप काबिलियत रखिए। बार बार ये कहते हैं, ये क्यों कहते हैं कि हमें पीछे कर दिया, पीछे कर दिया? क्या आपको लगता नहीं है कि आप लोग भी डर का माहौल बनाते हैं? आजादी के अमृत काल में आप भी प्रण लीजिए कि आप डर का माहौल नहीं बनाएंगे। आप पॉपुलेशन जैसी समस्या को भी आप धार्मिक चश्मे से आप खुद देखना चाहते हैं। नहीं, हम तो मना कर रहे हैं। जैसे ही कुछ होता है तो आप बोलते हैं देखिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को अब टारगेट। 10 सेकंड दे दीजिए, अब 10 सेकंड दे दीजिए। कानून बनेगा तो सबके पे लागू होगा, क्या इन पे लागू नहीं होगा या इन पे लागू होगा? हम ये ऐलानिया कह रहे हैं कि जनसंख्या का इशू धार्मिक नहीं है, हम धार्मिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं। इसका डायरेक्ट रिलेशन आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका रोजगार और आपकी स्वास्थ्य सेवाओं से है। ठीक है, मैं अगले विषय पर आता हूं जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो विषय हम सबके दिल के करीब भी है, क्योंकि इंटरनल चैलेंजेस भी हमारे देश में है और एक्सटर्नल चैलेंजेस भी हैं। अटल जी की बात मुझे पढ़ाई का एक आंकड़ा सुना दें। जी, मैं एक सेकंड आता हूं उसके, अब क्योंकि आगे भी बढ़ना है, हमारे पास 4 विषय हैं कवर करने के लिए। अटल जी ने बोला था कि हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, और चाइना पाकिस्तान हमारे लिए नासूर बनते जा रहे हैं दिन ब दिन। क्या आपको लगता है, जो सवाल कांग्रेस पूछती है, मैं आचार्य जी के सामने इस सवाल को आपके समक्ष रख रहा हूं, आगे भी इस पर चर्चा होगी, क्या आपको लगता है कि चाइना और पाकिस्तान हमारे लिए एक चैलेंज है, हमारे पड़ोसी हमारे लिए एक चैलेंज है? देखिए, अटल जी ने बहुत सही बात कही थी कि पड़ोसी नहीं बदल सकते। यह सत्य है, हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, पर पड़ोसी को हैसियत में रख सकते हैं। और आप देखिए, मैं उदाहरण तो देना कैसे रखा आपने हैसियत में? बता रहा हूं। पिछले 8 साल, इन 75 सालों में एकमात्र 8 साल है जब हमने पाकिस्तान से कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की, नो ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग। मगर ये पहले 8 साल हैं जब पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खड़े होकर कहा, साहब इससे ज्यादा तो एंटी पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं आई। और इतना ही नहीं, यह पहला मौका जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने नेशनल असेंबली में कहा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि आर्मी चीफ आए, उनके पैर कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है कि अभिनंदन को शाम तक वापस कर दो, वरना 9 बजे तक इंडिया अटैक कर देगा। अरे ये तो 71 में सुनने को नहीं मिला कि फॉरेन मिनिस्टर और आर्मी चीफ के हाथ कांप रहे थे। इसीलिए, और सुनिए, इतना ही नहीं, जब जब कश्मीर का मुद्दा उठता था, पूरी दुनिया में स्थिति क्या होती थी? ले दे के एक सोवियत संघ हमारे तरफ और लगभग पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ। हमने 370 खत्म कर दिया, उसके बाद क्या स्थिति? ले दे के एक चाइना उनकी तरफ, बाकी पूरी दुनिया हमारी तरफ। लेकिन क्या आपको लगता है, आचार्य प्रमोद कृष्णम, कभी आपके नेता जाते हैं पाकिस्तान में, जाकर कहते हैं कि मोदी को हटा दो? हमने वो सुना। लेकिन पिछले 75 साल में पाकिस्तान हमारे लिए एक समस्या है, लेकिन बीजेपी कहती है कि हमने उसको हैसियत में रख दिया है, हमने उसको हैसियत में रखा है, चाहे गलवान हो। लेकिन कांग्रेस हर चीज पे शक करती है, वो गलवान पे भी शक करती है, वो बालाकोट एयर स्ट्राइक पे भी शक करती है। आपके एक नेता नवजोत सिंह सिद्धू जो फिलहाल जेल में है, उन्होंने तो ये तक कहा था कि पता नहीं कौवे गिरा कर आ गए वहां पर, क्यों? देखिए अमीश देवगन, वक्त बहुत ही संजीदा है, सेंसिटिव है, और चर्चा भी बहुत गंभीर हो रही है, तो गंभीरता से बात करनी पड़ेगी। अभी सुधांशु जी ने ये कहा कि हमने पाकिस्तान को हैसियत में रखा। हमें फ़क्र है कि पाकिस्तान को आपने हैसियत में रखा, हम इसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की हैसियत बढ़ाने का काम भी आप ही ने किया। कांग्रेस पार्टी ने कभी पाकिस्तान की हैसियत बढ़ाने का काम नहीं किया। कैसे किया? कि जिस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओथ होती है, उसमें आपने पाकिस्तान को दावत दी। दूसरी बार कब किया? जब भारत का प्रधानमंत्री, भारत का शक्तिशाली प्रधानमंत्री बिना बुलाए नवाज शरीफ के घर चला जाता है। तीसरी बार जब उरी में अटैक होता है तो उसकी जांच करने के लिए पाकिस्तान की एजेंसी को बुलाया जाता है। चौथी बार, आप जब ये बात कहते हैं कि भारत का कोई कांग्रेस का नेता पाकिस्तान में जाकर के ये कहता है, पाकिस्तान में वो जाके कहता है, सच मायने में
अगर पाकिस्तान को औकात में किसी ने रखा, वो इंदिरा गांधी ने रखा, जब 71 में 2 टुकड़े पाकिस्तान के करके बांग्लादेश बना दिया। हमारा कोई नेता पाकिस्तान ना गया, और अगर कोई गया है छोटा मोटा नेता तो उसकी जिम्मेदारी ना कांग्रेस की है ना मेरी। खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर छोटे मोटे नेता हैं। मैं इस समय देश की बात कर रहा हूं, किसी एक देश का पूर्व विदेश मंत्री। सुधांशु जी मुझे बताइए कि पाकिस्तान की एजेंसी को आपने बुलाया या नहीं बुलाया, हाँ या ना? इसमें क्या, हम लोग आपस में रोज बहस करते हैं। दूसरी बात, क्या पाकिस्तान के उस न्योते को एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पिछले 8 साल के अंदर, क्या 75 साल के इस काल के अंदर, और खासतौर पर 8 साल के इस काल के अंदर पाकिस्तान से लड़ने की जो मोदी की रणनीति है, ये सही है? अगर वो एक मारेगा आपका आकर, तो आप 4 मार देंगे जाकर? बिल्कुल 4 क्यों, 40 मारने चाहिए, बिल्कुल 40 मारने चाहिए। तो आप सहमत है उस नीति से? क्यों नहीं सहमत होंगे, देश का मामला है। फिर शक क्यों करते हैं कई कांग्रेसी? कौन से शक करता है? शक इनकी बातों पे होता है जब ये झूठ बोलते हैं। हम तो आज कह रहे हैं अभी पाकिस्तान पे हमला करें, हम तो कह रहे हैं तालिबान का इलाज करें, हम तो कह रहे हैं आतंकवादियों का इलाज करें। आखिर एक बात बताइएगा, कश्मीर में रोज हमारे जवान शहीद हो रहे नहीं हो रहे? ठीक है, जवाब नहीं, एक मिनट सुधांशु जी बताएं कि जिस समय इन्होंने नोटबंदी की, जिस समय ये देश की सरकार में आए, जिस समय ये देश की सरकार में नहीं थे और ये कैंडिडेट थे प्राइम मिनिस्टर के, तब सारे भाषण क्या थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम आतंकवाद खत्म कर देंगे। एक सेकंड, आतंकवाद आज तक खत्म नहीं हुआ। हम आज कह रहे हैं कि अगर आप कोई आतंकवाद खत्म करने के लिए पाकिस्तान पे हमला करना है तो करिए, हम आपका समर्थन करेंगे। करिए हमला, करेंगे आपका समर्थन। इन्होंने कहा, मैं सिर्फ 3 लाइन में, पहली बात, जानते हैं अंदर क्या है? ये अमन अल जवाहिरी मारा गया ना 1 हफ्ता पहले, आपने सुना किसी अमेरिका के किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा हमें सबूत चाहिए? किसी चैनल पे किसी ने कहा कि वो आदमी मरा है, कहां पे मरा, किस जगह पे मारा गया, वो दिखाओ? नहीं। अब इनको बात बताता हूं, इन्होंने कहा आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। अरे जनाब क्या बात करते हैं? 2014 से पहले दिल्ली में धमाके, मुंबई में धमाके, गुवाहाटी में धमाके, हैदराबाद में, लखनऊ में, बनारस में, नागपुर में, जयपुर में, चेन्नई में, बात आइए पुणे में, कौन सी ऐसी जगह थी जहां धमाके नहीं थे? चलती ट्रेन में धमाके, चलती बस में धमाके। आज दिखते हैं कहीं? केवल कश्मीर के, दक्षिणी कश्मीर के 3 जिलों में रह गए। अरे जनाब इतना बड़ा बदला नजारा आपको नजरों से नजर नहीं आ रहा है? अब इसके लिए किसका दोष है? और इन्होंने कहा कि अगर आतंकवाद है तो हमला करो, तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी करके दिखाया, बालाकोट भी करके दिखाया। और 1 मिनट, 26/11 के हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में लिखा है, 2010 में भारत की यात्रा में मनमोहन सिंह जी से बात के आधार के ऊपर कि उस समय की कांग्रेस सरकार ने 26/11 हमले के बाद सेना तैयार थी, पर इसलिए उसको अनुमति नहीं दी कि कहीं उससे उपजे वातावरण से भाजपा को राजनीतिक फायदा ना हो पाए। हैसियत है तो करिए जाके मुकदमा बराक ओबामा पे। ओके, बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा था। सुधांशु जी बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन सही को सही कहो। ये उरी किसकी राज में हुआ? आप कह रहे थे कि वहां धमाके, यहां धमाके, और हमारे राज में कुछ नहीं हुआ। उरी किसके राज में हुआ? पठानकोट किसके राज में हुआ? ये पुलवामा में जो हमारे जवानों की शहादत हुई किसके राज में हुई? और सुनिए पार्लियामेंट पर अटैक किसके राज में हुआ? सवाल इस बात का है, ये देश का मसला है, इसे आप पॉलिटिसाइज करने की कोशिश मत करिए। चाइना के मामले में भी आप शक करते हैं? नहीं, चाइना के मामले में शक क्यों ना करें? चाइना पे मुंह खोल करके भारत सरकार ने कब जवाब दिया? मैं तो कह रहा हूं कि देश की सीमाओं की तरफ आंख उठा के पाकिस्तान देखे या चाइना देखे, आप पूरी ताकत से उसका विरोध करिएगा, हम लोग आपके साथ हैं। ठीक है, मैं कुछ सवाल लूंगा। एक लाइन जी। उन्होंने किया, मानता हूं हमारे जमाने में हुआ तो हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, वो तो ठीक है। ये बताइए आपके जमाने में 1988 से 98 तक यह स्थिति थी कि श्रीनगर में 26 जनवरी के दिन राज्यपाल झंडा नहीं फहरा सकता था। शर्म आनी चाहिए। और जब 1992 26 जनवरी को हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जोशी झंडा फहराने गए और उस समय उस यात्रा का संयोजकत्व युवा नेता के रूप में वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे थे, गिरफ्तार कर लिया गया उनको। यह बताइए भारत में राज्यपाल की हैसियत नहीं कि 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा फहरा दे। ये तो हमारे जमाने में कभी सवाल कि क्या हम पहले लाल चौक पर गिरफ्तारी से लेकर और अब लाल चौक पे ही तिरंगा लहराया जा रहा है, एक सफर हमने तय करा है पिछले 75 साल के अंदर, इसको कोई नहीं दोहरा सकता, इसको कोई झुठला नहीं सकता। एक दौर था जब लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराया जा सकता था, लेकिन आज वो दौर आया है जब लाल चौक तिरंगामय है। तो बोलो वंदे मातरम। और मैं चाहता हूं तिरंगों की कतार नजर आती है। अनामिका जी मैं इतनी देर से यही बोल रही हूँ, 75 साल जो आज़ादी के आप सब ने मिलकर के दिए हैं,
इस समय हम आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए, जश्न मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। बन के लावा जो बहता रगों में, स्वाभिमान हमारा तिरंगा। बन के लावा जो बहता रगों में, स्वाभिमान हमारा तिरंगा। मात्र कोई पताका नहीं ये, मात्र कोई पताका नहीं ये, है गगन का सितारा तिरंगा। मात्र कोई पताका नहीं ये, है गगन का सितारा तिरंगा, है गगन का सितारा तिरंगा। क्या आपको लगता है कि चाइना और पाकिस्तान से हमारी डील करने की जो स्ट्रैटेजी है, इट इज गुड ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट? हम बार बार ये बात पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जी चीन का नाम लेते हुए घबराते क्यों हैं? उनकी जुबान से हमने कभी नाम चीन नहीं सुना। मुझे तो यहां तक भी लोग बताते हैं कि शायद उन्होंने चाय में भी चीनी डालना छोड़ दी है, ये कहीं ऐसा ना हो कि मुंह से चीन निकल जाए। तो ऐसी भी स्थिति क्यों आ गई है? आखिर चीन से इतना खौफ क्यों है? चीन के बारे में वो खुल के देश को बताते क्यों नहीं? क्यों गुमराह करते हैं? आखिर चीन 1000 किलोमीटर अंदर देश में बैठा हुआ है, वहां पे हमारी फौजें सरहद पे बैठी हैं, लेकिन चीन को लेके ये सरकार इस मामले पे कांग्रेस, राहुल गांधी और ओवैसी की एक ही लाइन है। वो कह रहे हैं, वो उनका मानना है, ओवैसी और राहुल गांधी एक स्वर में बोलते हैं। अरे भाई, सरहद से दिल्ली की गहराई 1000 किलोमीटर नहीं करे, 1000 किलोमीटर अंदर बैठा हुआ है। तो गजब है, 1000 स्क्वायर किलोमीटर कहा है मैंने आपको? गलत, 39,000 स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा करके बैठा है 1960 से। नहीं, वो 1000 किलोमीटर नहीं, आपकी सरकार में बैठा है वो 1000 किलोमीटर है। 1000 स्क्वायर किलोमीटर जहां बैठा है। तो दूसरी बात हो रही है, आपने पाकिस्तान से फोर्सफुल सीजफायर एग्रीमेंट साइन कर लिया, ठीक है, आपने बहुत बहुत बड़ा हमला किया है मौजूदा शासन पे। जवाब सुनिए, फिर मैं साधो बैंड के पास जा रहा हूं। देखिए, चाइना के साथ जो हमारा मामला रहा, ये बताइए, चाइना और हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कितने देश खड़े थे चाइना के साथ? बोलिए। नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान बताएंगे तो? नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के अलावा तीसरे देश का नाम बताइए। कोई चीन के साथ नहीं खड़ा था। अब ये बताइए, एक मिनट, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के हम सदस्य बने, चाइना नहीं बन पाया। लेकिन एक सवाल है, देखिए, हम डेली डिबेट करते हैं, लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे, राहुल गांधी को आप भरोसे में क्यों नहीं? चलिए, ओवैसी साहब तो आपकी बात नहीं मानते, राहुल गांधी भी क्यों नहीं मानते आपकी बात? वो आपके भरोसे में क्यों नहीं है चाइना वाले मामले में? वो डेली कहते हैं कि चाइना अंदर घुसा हुआ है, अंदर घुसा हुआ है। एक पुरानी लाइन है, आपको पता होगा, समझ समझ के समझाओ उसको जिसके भी समझ है, जो समझ समझ के भी ना समझे समझो कि वो ना समझ है। अरे जिसको खुद पे भरोसा नहीं, उसको भरोसे में हम कैसे ले सकते भाई? जी जी जी, क्यों, मतलब शक क्यों है राहुल जी को बार बार चाइना को लेकर? कांग्रेस को शक क्यों है? आपकी लीडरशिप को शक क्यों है चाइना को लेकर? बताइए, आज बताइए इसकी बात। देखिए, किसी पर किसी को शक नहीं है। अभी सुधांशु जी ने कहा कि 1000 वर्ग किलोमीटर पे नहीं, 39,000 पता नहीं कितना किलोमीटर पे कब्जा किए चीन बैठा है 60 से। इनका इशारा था, 62 से इनका इशारा था कि भाई पंडित नेहरू के समय से। अरे भाई सुधांशु जी, अगर वो बैठा है तो आप उससे छीनते क्यों नहीं हमारी भूमि को? आप मजाक कर रहे हैं क्या? ये आप देश की सरकार और देश की जनता आपके साथ है, पूरी ताकतवर सरकार है। अगर आपको मालूम है कि चीन ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, वो क्या परिस्थितियां थीं? हमारे पास एक राइफल नहीं थी, राइफल में गोलियां नहीं थीं, और वो पंडित नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, वो पंडित नेहरू जिन्होंने भारत के राष्ट्र निर्माण में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, वो पंडित नेहरू जो देश की आज़ादी की लड़ाई में 14 साल तक जेल में रहे। तो आप अगर उस पहले प्रधानमंत्री के उस कार्यकाल पे उन बेबसी पर आप उंगली उठा रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि अगर पुरखों की, पूर्वजों की कोई गलती होती है या उस गलती से पंडित नेहरू की गलती थी? नहीं, उस घर, अरे भाई ये कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं, सुनिए, ये कह रहे हैं अगर होती है, मैं सही सच का सामना करने वाला इंसान हूं, अगर है तो पूर्वजों की उस गलती का आप जवाब दीजिएगा, आप उस जमीन को वापस लाने की कवायद करिएगा। आपने कितनी बार ये कह रहे हैं ना कि हमारे पास राइफल नहीं थी, पर आपको पता है जब 47 में हम आजाद हुए, हमारी कितनी फौज थी? 45 में 25 लाख, उसे घटा के 3 लाख कर दी। क्यों? क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए अंग्रेज हमको यूज कर रहा था। चाइना के पास एयरफोर्स थी ही नहीं, हमारे पास 1932 से एयरफोर्स थी। ब्रिटिश लीगेसी की वजह से हमारे पास ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जबरदस्त थी, सब बंद कर करके खिलौने बनाने शुरू कर दिए।
हिंदी चीनी भाई भाई शुरू हो गया। खैर वो सब छोड़िए, वो पुरानी बातें हो गई, आज कोई करने मतलब नहीं, इसलिए वो गलती नहीं थी, वो मतलब इतनी बड़ी हिमालयन ब्लंडर थी। और एक और बात बता रहा हूं, सुधांशु जी, वो साजिश थी क्या? साजिश थी क्या? नहीं। क्या पंडित नेहरू देश की जमीन को उसको दे रहे थे? ना, मैं आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, मैं खराब तो शब्द कह रहा नहीं हूं प्रयोग कि करना हुआ चाहता तो हूं। हुआ, अब आप उस जमीन को वापस लाने की नहीं, कवायद नहीं, शुरू बोल रहे हैं ना, कर बता रहे हैं, सुधांशु आप बोलिए। आह्वान धन्यवाद, करिए बात देश तो का। सुनिए। अरे साहब, इतनी बड़ी गलती नहीं थी, और आपको यह भी पता है, उसके बावजूद जबकि चीन हमारे आके बैठ गया था, चाइना को उस समय तक यूनाइटेड नेशन में मान्यता नहीं थी, किसने दिलवाई? पंडित नेहरू ने। बांडुंग कॉन्फ्रेंस में चाइना को बुलाया नहीं जा रहा था, उन्होंने कहा, पंडित नेहरू ने दिया। तिब्बत पे चीन का है, तिब्बत कोई नहीं मान रहा था, नेहरू जी ने माना। अरे क्या करें, हमारा तो बॉर्डर ही नहीं लगता था चीन से भाई, तिब्बत से बॉर्डर लगता था। पहले तिब्बत चीन को दिया, फिर अक्साई चीन को दिया, और आज कहते हैं वापस करिए। बता रहा हूं कैसे नहीं वापस हो पाता। आपको पता है 1980 में भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $7.3 बिलियन था और चाइना का 2.5। कहां चाइना खड़ा था, कहां हम, और आज कहां चाइना खड़ा हो गया, कहां हम। 1973 में चाइना से ज्यादा बड़ी इकोनॉमी थे और उससे फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था से। आपके जमाने में क्या क्या होता चला गया, आज कहते हैं एकदम से वो कर दीजिए। इससे ज्यादा हास्यास्पद बात, हाँ एक और बात है, नेहरू जी जेल में रहे 14 साल, मगर आपको पता है ऐसी कोई जेल आपने सुनी है जिसमें आपको किताब लिखने का नहीं, सेक्रेटरी रखने का भी सुविधा हो? ऐसे जलवाए जलाल के साथ वो जेल में रहे और 2-3 उन्होंने किताबें लिखी, और वो राष्ट्र के लिए संघर्ष कर रहे थे। और जो काला पानी भुगत रहे थे, जो कोल्हू में बैल की जगह जोत दिए जा रहे थे, वो संघर्ष नहीं लड़ रहे। ओके, पंडित नेहरू पर 30 सेकंड। पंडित जवाहरलाल नेहरू 6 दिसंबर 1921 को पहली बार जेल में गए, और 1921 से और 47 का पीरियड जोड़िए, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को तब ये पता था कि 25-26 साल बाद जब देश आज़ाद होगा तो मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। यार, बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो, पूर्वजों का सम्मान करना सीखो। मैं तो आपको मानता हूं कि आप भारत के वो सपूत हैं जो माँ भारती का जो भी देश का प्रधानमंत्री आज तक बना। हम खुले दिल से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की नीतियों का सम्मान करते हैं, हम उनका नाम आदर से लेते हैं। तो आपसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, हम आज भी कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी से हैं, हम उनकी नीतियों का बहुत सा विरोध करते हैं, लेकिन हम फक्र के साथ कहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री ताकतवर है। लेकिन ये भी चाहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाते हैं आप, उस तरह चीन के खिलाफ आवाज उठाइए। और अगर भारत की जमीन चीन के पास है तो उसे लाने का आह्वान तो करिए, पूरी दुनिया से कहिए कि हमारी जमीन वापस करें, आह्वान तो करिए। आप तो कांग्रेस को मिटाना चाहते हैं। सुनिए, भारत में जो आपने दे दी है वापस ले लें। अरे अमीश, ये चीन से नहीं लेना चाहते, ये पाकिस्तान से नहीं लेना चाहते, ये तो कांग्रेस को मिटाना चाहते हैं। सुनिए, ये तो कांग्रेस। अरे सुनिए, चीन को जमीन आपने रिटर्न एग्रीमेंट में समझौता करके कब दी? 93 में किसकी सरकार थी? हमारी, आपकी। ये तो वाली बात हो गई कि 47 में काट के पाकिस्तान दे दिया, आप कहते हैं वापस। अरे भाई, आप दे चुके, आपने उसमें कब्जा स्वीकार कर लिया, आज उसने वहां पे आके अपनी पूरी फौज आज से नहीं 7 साल से बना के रख ली, और इन्होंने 93-94 में उसको फाइनली कंट्रोल। सवाल है कि ये लिखने को तैयार नहीं, सवाल है वो तो ले लो। अच्छा सुनिए, एक सेकंड, बोलिए 10 सेकंड। पंडित नेहरू के चलिए 100 बात चाइना का एग्रीमेंट दिखा दीजिए। मेरा सवाल, जो कांग्रेस पार्टी ने चीन से एग्रीमेंट किया, मेरा सवाल, बताइए। पंडित नेहरू जी के समय में जो हुआ वो उनकी गलती मान ली गई, लेकिन गलवान तो आपके में हुआ। इन शहीदों की शहादत का बदला लेके दिखाइएगा, हम आपका समर्थन। मान्यवर, एक गलवान तो आपके हुआ, गलवान आपके चीन के साथ, गलवान आपके राज्य में हुआ नहीं हुआ? ये अच्छा चलिए, 42 जवानों की शहादत हुई या नहीं हुई? सुनिए, ये बताइए, वियतनाम वॉर के अलावा बताइए कभी चाइना ने माना हम पीछे हटे गलवान के अलावा? बताइए 40 साल में कभी चीन ने कहा, कभी माना चीन पीछे हटा? ये चीन ने माना। साधो बैंड। बहे खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। मेरा दिल जिगर और मेरी जान भी, मेरा दिल जिगर और मेरी जान भी, मेरी जान भी है कुर्बान कंधो चमन के लिए, है कुर्बान कंधो चमन के लिए। मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। हमारे देश में नेगेटिव एजेंडा बहुत चलता है, और आज इस मंच पर आजादी के इस अमृत काल में मैं नेगेटिव एजेंडे की भी बात करना चाहता हूं। इस देश के अंदर अपराधी, आतंकी, दंगाइयों का भी धर्म देखा क्यों जाता है,
वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और इस दौर की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं कलीमुल हाफिज साहब, आपकी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, कोई दो राय नहीं है, और बड़ी होनी चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि आपका एजेंडा नेगेटिव है? आप अपराधियों में धर्म ढूंढते हैं, आप बताते हैं कितने मुसलमानों को सजा मिली, कितने मुसलमानों को जेल मिली, लेकिन अपराधियों का धर्म क्यों ढूंढना चाहिए? अभी नोएडा में एक बड़ा केस हुआ त्यागी का, जिसके घर पे बुलडोजर चला। आप मुझे बताइए किसी ने उस त्यागी का धर्म देखा? क्योंकि उसने गड़बड़ करी थी, उस पर कार्रवाई हुई, तब ताली आप भी बजा रहे होंगे अपने घर के अंदर बैठकर। लेकिन जब दूसरी तरफ की कार्रवाई होती है तो आप धर्म देखते हैं, और असद साहब धर्म देखते हैं, क्यों? देखिए, शेर व शायरी का माहौल है, तो एक शेर मैं पढ़ता हूँ, जाफर मलियाबादी का है कि हम भी तेरे बेटे हैं जरा देख हमें भी, हम भी तेरे बेटे हैं जरा देख हमें भी, एक खाके वतन तुझसे शिकायत नहीं करते। मुसलमान भी इसी मुल्क के बेटे हैं, फर्जंद हैं, यहाँ की संतान हैं। अगर उनके साथ कोई जुल्म होगा और सारी वो पार्टियां खामोश रहेंगी जो उनका वोट भी लेती हैं, तो आखिर उनके खिलाफ होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ कौन उठाएगा? अगर हम उठाते हैं तो आप हमें कहते हैं हम धर्म के चश्मे से देखते हैं। सवाल ये है कि अगर किसी प्रोटेस्ट के लिए जो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है उसके लिए अगर हमारे नौजवान सड़कों पर निकलते हैं तो उन पर NSA, उनके घरों को बुलडोज कर दिया जाता है, और बुलडोजर भी ऐसे चलाया जाता है कि सबके सामने पूरे 4-4 मंजिला घर ध्वस्त कर दिए जाते हैं। दूसरी तरफ और जो मामलात होते हैं वो भी देश के नौजवान होते हैं, उसमें हमारी पुलिस आके कहती है यही नेगेटिव एजेंडा है ना। हाँ, कोई पत्थर चलाए, कोई दंगा कराए, लेकिन उसका घर ना तोड़ा जाए। आपने श्रीकांत त्यागी का नाम लिया, मैं उस पर आ रहा हूं। श्रीकांत त्यागी का जो आतंक था वो सब वहां की खवातीन ने भी बताया, लेकिन खुद बीजेपी के MP महेश शर्मा साहब जो मंत्री भी हैं, जब उन्होंने ये बात कही कि हम शर्म से डूबे मरे जाते हैं, हमें शर्म आती है कि इस प्रदेश में हमारी सरकार है, तब जाके उस सरकार को शर्म आई और उसका छज्जा तोड़ा गया। मैडम, आप कुछ कहना चाहती हैं, कुछ सुनाना चाहती हैं आप? हाँ जी, आजादी के अमृत महोत्सव में धर्म को अलग अलग करने की बात नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रभक्ति की बात चल रही है यहाँ पे। तो मैं 4 पंक्तियां कहूंगी कवयित्री अर्चना सिंह। जब तक तन मन में राष्ट्रभक्ति रहेगी, जब तक तन मन में राष्ट्रभक्ति रहेगी, श्री राम नाम से न कोई आपत्ति बढ़ेगी। जहां जन्मे हैं शेखर सुभाष और बिस्मिल, वो चंदनी मिट्टी मेरे वतन की रहेगी, वो चंदनी मिट्टी मेरे वतन की रहेगी। तो धर्म की बात तो होनी नहीं चाहिए, देश की बात होनी चाहिए। जी। श्री राम का आशीर्वाद है नरेंद्र दामोदर दास मोदी पर, क्योंकि सर्वे दर सर्वे आते हैं हर आजादी के दिन। हर 15 अगस्त के पास इस देश में कई सर्वे आते हैं, कोई पॉपुलर सर्वे होता है, कोई दूसरा सर्वे होता है, लेकिन एक और सर्वे आया है, वो सी वोटर का सर्वे आया है कि अगर आज इस देश के अंदर चुनाव होते हैं, क्योंकि कई सारी विपदाएं हैं, महंगाई है, राहुल जी तो कहते हैं कि देश में कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक ऐसा नाम है जिस पर पब्लिक का भरोसा बरकरार है। और मैं उस सर्वे के नतीजे आपको बताना चाहता हूं, उस सर्वे के रिजल्ट्स क्या आए हैं। सी वोटर का यह सर्वे क्या कहता है आपको मैं बताता हूं। अगर आज चुनाव होता है, 1 अगस्त की मैं बात करता हूं, चुनाव होता है, तो एनडीए के खाते में 307 सीटें आती है और यूपीए के खाते में सिर्फ 125 आती है। यानी गठबंधन पार्टनर अगर बिखर भी रहे हैं तो बीजेपी को बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है। और अन्य के खाते में 111। लेकिन अगर 10 अगस्त को ये चुनाव होता तो क्या नतीजा आता है, क्योंकि तब पलट चुके थे नीतीश कुमार, पलटी मार चुके थे वो, और अब तब चुनाव होता है तो एनडीए के खाते में 286 आती है, यूपीए के खाते में 146 आती है, अन्य के खाते में 111 ही आती है। और अगर मैं पॉपुलैरिटी की बात करूं तो देश के सबसे पसंदीदा प्रधानमंत्री नेताओं की लिस्ट के अंदर नरेंद्र मोदी का नाम सबसे ऊपर है 44% के साथ, नीतीश कुमार 22% और राहुल गांधी उनसे भी नीचे 18%। ये प्रेजेंट स्थिति है, ये मौजूदा परिस्थिति है। और क्या लगता है कि आपको भी रघुनाथ की शरण में जाना पड़ेगा आचार्य जी, अगर कांग्रेस को बेहतर करना है तो? अमीर जी, मैं इससे पहले वो जवाब दें, एक बात मैं कहना चाहती हूँ, बहुत जरूरी है। फिर हो सकता है अभी वो यदि इस उधेड़ बुन में हो कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो मेरी बात सुनने के बाद निर्णय भी ले लें। मैं ये कहना चाहूँ, सुनिएगा,
अभी थोड़ी देर पहले की हर बार एक प्रश्न उठता है और उसके बाद उसका निदान भी हो जाता है। हर बार एक प्रश्न उठता है रघुनाथ जी के लिए लेकर के, जब जब भी जो प्रश्न उठा कहते हैं कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल भुगतना पड़ेगा। ये तो उनके कर्म पर प्रश्न है जो बहुत ऊंचे कर्म है, लेकिन कभी रघुनाथ जी पर भी प्रश्न आता है तो उसका भी निदान कैसे होता है, थोड़ा सा पहले लेकर के चलती हूँ। थोड़ा सा जब इस देश में एक माहौल बना हुआ था, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, आप समझ जाएंगे इशारे की बात में, कि त्राही तुम पर टूट न जाए त्राण समय ने मांग लिया, त्राही तुम पर टूट न जाए त्राण समय ने मांग लिया, रावण वध के लिए राम का बाण समय ने मांग लिया, और मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का, उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। तब रघुनाथ जी की शरण में जाना बहुत आवश्यक है। और जी, आचार्य जी, आचार्य जी को भी तो मौका दीजिए। इसी संदर्भ में स्नैप पोल की हम बात कर रहे हैं। मैं एक लाइन में बात कह दूं, जब उन्होंने कहा था राम को आप छोड़ना नहीं चाहते, नहीं, भगवान राम का जो जाना ही नहीं देना चाहते, कागज चाहिए, 500 साल पुराने कागज भी चाहिए। जब उनसे कागज मांगे गए तो कहते हम नहीं दिखाएंगे, हम जहां विराजमान है मान लो। तो मुझे लाइन ये याद आई कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा कि राम लला तो कागज देंगे, बाकी कोई ना दिखाएगा। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। मेरे स्वामी तेरे स्वामी तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। ये जो पोल हुआ, इस पोल के अंदर नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी एक बार फिर दिखाई दे रही है। क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है ये कांग्रेस के लिए चिंता की बात है? सरकार के 8 साल के बाद भी आपने नेगेटिव एजेंडा चलाया भी, लेकिन लोग उसको पसंद नहीं कर रहे। अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुआ, यूपी से लेकर पंजाब तक, कांग्रेस का क्या हश्र हुआ मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि बिहार में अभी जो हुआ है, ये बताएं सुधांशु जी, जो महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ तो कहा गया अमित शाह जी का मास्टर स्ट्रोक है, तो ये बिहार में जो हुआ ये किसका मास्टर स्ट्रोक है? तो अब धीरे धीरे जब समय परिवर्तित होता है, देशकाल परिस्थिति बदलती है, तो राजनीति भी बदलती है। सुधांशु जी, एक समय था जब देश इधर खड़ा था, एक समय आज है जब देश आपकी तरफ खड़ा है। हो सकता है कि देश फिर दूसरी तरफ खड़ा हो। राम की कृपाओं से पाई सत्ता पर इतना अहंकार मत करिए, क्योंकि राम को यदि सबसे बड़ा बैर है तो वो अहंकार से बैर है और दम्भ से बैर है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट बोला। क्या आपको लगता है बीजेपी को भी अहंकार हो गया? अगर महंगाई भी है तो हम उसका जवाब नहीं देंगे। नहीं, हमने तो महंगाई को स्वीकार किया, मगर इन्होंने कहा ना कि गाली देने की बात, मगर साहब आपने तो सीधे नाम लेकर बोटी बोटी काट डालूंगा, हिटलर की मौत और कुत्ते की मौत जैसे शब्द प्रयोग किए। अब इसमें तो क्या इनडायरेक्ट स्पीच की कोई गुंजाइश रह जाती थी? भाषा कहां तक पहुंची है? आप बिहार में कभी उस भाषा का समर्थन नहीं किया। समर्थन करने की नेताओं का समर्थन कर दिया, समर्थन करने का कोई विकल्प था क्या? कभी नहीं किया। अच्छा देखिए, मगर समर्थन जानते कैसा किया कि जिस नेता ने, इमरान मसूद ने 2014 में कहा था मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, तब वो कांग्रेस पार्टी में नहीं था, वो सपा में था। अगले दिन जाके चेक कर लीजिएगा, राहुल गांधी उसका चुनाव प्रचार करने गए और बोटी बोटी कहने वाले को कोटि कोटि नमन करके अपनी पार्टी में लाके उत्तर प्रदेश कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया। ये समर्थन नहीं तो फायदा क्या हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर इनको? वो तो उसका दो पर आ चुके हैं। कारण जानते क्या है? इन्होंने कहा ना, भगवान राम ने कहा है
कि कोई कुटिलता से नहीं, ईमानदारी से हमारे साथ रहो। अजहु राम भज तज कुटिलाई, राम भजे गति कही नहीं पाई। तो कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा, एक सेकंड, विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा है जी 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 आचार्य जी, बिहार में तो एक बात कह दूं, एक लाइन से, बिहार में, बिहार का बड़ा दर्द है आपको आजादी के अमृत काल में भी। बिहार में आज एक बढ़िया स्थिति दिख रही है। क्या सामान्यता क्या होता है, एक दल सत्ता में होता है और तमाम दल मिलकर विपक्ष में होते हैं। आज बिहार में दिखेगा एक मजबूत एक दल विपक्ष में और अंतर विरोधों से भरे हुए तमाम दल सत्ता पक्ष में। चचा भतीजा, भाई भाई, जदयू के अंदर की लड़ाई, ये सारी चीजें, अरे इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। एक बात तो सिद्ध है कलीमुल साहब, जिसको आप भी मानेंगे कि कांग्रेस का जो पतन है, कांग्रेस का जो की तो स्थिति खराब हुई, उसमें उसके बाद नरेंद्र मोदी का एक उदय जो हुआ और अब देश की राजनीति की धुरी बीजेपी के इर्द गिर्द घूम रही है। नहीं, इसमें तो कोई दायरा है नहीं। अगर कांग्रेस की नाहल लीडरशिप ना होती तो मोदी जी इतने मजबूत नहीं होते, क्योंकि मोदी जी में कोई ऐसी खूबी नहीं है, कांग्रेस की नाहल ही है। लेकिन फिर भी आपका जो भी आपका सर्वे मोदी जी के अलावा खूबी दिखती है, सर्वे बताता मोदी जी के अलावा किसमें खूबी दिखती है जो देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, आप बताइए। आपका सर्वे बता रहा है कि जो एनडीए 350 पे थी वो 286 पे रह गई। इसका मतलब इनका सिंहासन डोल रहा है और उसके पीछे पीछे कौन आ रहा है, चाहे वो नीतीश हो या कोई और हो। तो मेरे ख्याल से जो भी आएगा वो बेहतर आएगा और भारत की आवाम सब समझदार है, वो जानती है। अब इन्होंने बीजेपी जितना बेवकूफ बना सकती थी बना लिया। 2014 में रुपए के गिरने के साथ साथ सरकार की साख गिरती सरकार भी की साख भी गिर जाएगी, रुपए के साथ साथ सरकार की साख बढ़ रही है। जी जी जी, चलिए बिल्कुल आखिरी दौर है। तो मैं चाहता हूं कि साधो बैंड की तरफ मैं चलूं और साधो बैंड की तरफ मैं चलूं और अंत के अंदर, क्योंकि आजादी के इस अमृत काल में समापन आपके जिम्मे है। मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे।